आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की रायपुर से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। तो आज राजधानी रायपुर में सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से सुबह सैर पर जाने वाले लोगों को परेशानी हुई। कोहरे ने लोगों को परेशान किया। कोहरे के चलते सड़क यातायात भी प्रभावित दिखा। कोहरे को देखकर साफ कहा जा सकता है कि इस बार छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं मौसम भी अपना मिजाज लगातार बदल रहा है। तो सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज रायपुर में घना कोहरा देखने को मिला। सुबह से ही कोहरे की चादर दिखाई दी और इसके कारण विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई और कोहरे की चादर में राजधानी रायपुर लिपटी हुई नजर आई। माना जा सकता है कि इस बार छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और मौसम विभाग की तरफ से भी इस बार यह अनुमान जताया गया है कि इस बार छत्तीसगढ़ में ठंड काफी अच्छी रहने वाली है। तो आज सुबह की शुरुआत हुई है घने कोहरे के साथ। सुबह से ही लोगों को अपनी गाड़ियों की लाइट चला करके सड़कों पर निकलना पड़ा, क्योंकि विजिबिलिटी कोहरे के चलते बेहद कम नजर आई। सभी जगह कोहरे की चादर नजर आई और लाइट जलाकर वाहन चालक निकले। इस दौरान तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और मौसम ने एक बार फिर से अपना मिजाज बदल दिया है। और इसी के साथ माना जा रहा है कि इस बार रायपुर के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में अच्छी ठंड भी पड़ेगी। आपको बता दें, इससे पहले भी कल बादल छाए हुए थे और फिर दोपहर होते होते तक हल्की धूप देखने को मिली, लेकिन एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और ठंड अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगी छत्तीसगढ़ में। मौसम विभाग ने अनुमान भी जताया है कि आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत बारिश होगी और उसके बाद छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार जैन से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, क्या कुछ खास रहेगा आज छत्तीसगढ़ में? सुबह की शुरुआत ठंड के साथ हुई है, कोहरे की चादर देखने को मिली रायपुर में। इसके अलावा आज क्या कुछ खास रहने वाला है छत्तीसगढ़ में? बड़ी खबरें क्या कुछ रहेंगी? देखिए, पहले मौसम की चर्चा कर लेते हैं। सुबह 7 बजने को है, 7 बज चुके हैं, लेकिन आपको बता दूं कि कोहरा अभी तक छाया हुआ है, जबकि सुबह 6 बजे सूर्योदय हो जाता है। उसके बाद रोशनी उजाला आ जाता है, सूरज के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन आज स्थिति है कि 7 बजे तक पूरे रायपुर में कोहरा छाया हुआ। तस्वीरों में आप भी देखेंगे कि दूर तक जहां देखेंगे कि विजिबिलिटी बहुत कम है और इसका संकेत ये है कि जब ये कोहरा छटेगा तो ठंड और बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में ठंड और बढ़ेगी और इस बार शुरुआत से ही ठंड का असर देखने को मिल रहा है। तो ये मौसम की खबर है और इसका असर कहीं न कहीं फ्लाइट और ट्रेन पे भी पड़ सकता है, क्योंकि कोहरा जब ज्यादा छाया हुआ तो विजिबिलिटी कम होती है। इसके अलावा दूसरी राजनीतिक चर्चाओं की बात करें, राजनीतिक खबरों की बात कर ले तो कांग्रेस आज हल्ला बोलने जा रही महंगाई को लेकर, जिसके PL पुनिया और मोहन मरकाम राजीव भवन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे महंगाई को लेकर। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें तो उनका भिलाई का दौरा रहेगा। हाँ, भिलाई के दौरे पर वो रहेंगे और लगातार जिस प्रकार से हम देखा है कि सरकार जो है महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते आ रही है, जुबानी करते आ रही है और लगातार मांग करते आ रही है कि जो महंगाई की दर है उसमें जरूरी चीजें उसमें सरकार जो है कदम उठाए ताकि महंगाई कम हो सके। तो यही कुछ राजनीतिक चर्चाएं, राजनीतिक खबरें रहेंगी, जिसको लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। स्टार, आप भी इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग दौरे पर रहने वाले हैं और 177 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम भूपेश बघेल निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे और भूमि पूजन करेंगे। आज दुर्ग जिले में 177 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी और सीएम भूपेश बघेल निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन करेंगे। ये सौगात दुर्ग जिले के भिलाई और इसके ही साथ भिलाई चरौदा नगर निगम, रिसाली
और जामुन नगर पालिका क्षेत्र में दी जाएगी। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 104 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया जाएगा। भिलाई चरौदा नगर निगम में 40 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य, तो वहीं रिसाली नगर निगम में 27 करोड़ रुपए के विकास कार्य और जामुल में करीब 6 करोड़ 91 हजार रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस मौके पर शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित हितग्राहियों को अनुदान राशि का चेक भी वितरित करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने शवों के पोस्टमार्टम के नियमों में बदलाव कर दिया है। अस्पतालों में अब रात को भी पोस्टमार्टम किया जा सकेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब हर जिले में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की नियुक्ति की जानी है। विशेषज्ञ के साथ डॉक्टर, चिकित्साकर्मी और वीडियोग्राफर को भी लाया जाएगा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि किसी तरह की अनियमितता की गुंजाइश ना रहे। पहले एमबीबीएस और एमडी डॉक्टरों का पैनल ही शवों का पोस्टमार्टम करता था। डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर जांच कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करते थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की नियुक्ति से अब प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि इसको लेकर छत्तीसगढ़ में सरकार ने फिलहाल कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। नियम के मुताबिक हर जिले में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की नियुक्ति की जानी है। बता दें कि नई गाइडलाइन से पोस्टमार्टम के पेंडिंग मामलों में राहत मिलेगी। पहले हत्या और बड़े हादसे समेत विशेष मामलों में रात में शवों का पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला अधिकारी की अनुमति अनिवार्य होती थी। कलेक्टर के निर्देश जारी करने के बाद स्वास्थ्य विभाग चिकित्सकों का पैनल गठित करता था और इस पूरी प्रक्रिया में काफी देरी हो जाती थी। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपने ही दोस्त पर चाकू से वार कर उसकी जान लेने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक कॉलेज छात्र विवेक जैन का अपने दोस्त गगन जैन के साथ किसी युवती को लेकर विवाद चल रहा था। कल देर रात दोनों नवा रायपुर घूमने निकले थे। इसी बीच छेरी खेड़ी के पास दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। इस दौरान विवेक ने अपने पास रखे चाकू से गगन के पेट, जांघ और कमर में कई वार कर दिए। इतना ही नहीं, घायल होकर जमीन पर गिरने के बाद विवेक ने गगन के सर पर पत्थर से भी वार किया। राहगीरों से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गगन को घायल हालत में मेकाहारा पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी विवेक जैन के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। हॉस्टल में रहते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं। वहाँ दोनों घूमने के लिए गए थे। वहाँ पे किसी लड़की को लेकर विवाद हुआ था और विवाद के पश्चात दोनों में बीच में मारपीट हुआ। चाकू से और पत्थर से उस पर चोट पहुँचाया है। उसमें 307 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा गया। रायपुर में चाकूबाजी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। त्योहारी सीजन में ही चाकूबाजी की 10 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें 2 की मौत और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जनवरी से लेकर सितंबर तक की अगर बात की जाए तो रायपुर जिले में 206 चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 19 चाकूबाजी की वारदातें कोतवाली थाना इलाके में हुई। इसके बाद सिविल लाइन और पुरानी बस्ती थाना इलाके में चाकूबाजी के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं और यहां पर ये दूसरे पायदान पर है। दोनों थाना इलाकों में 17 चाकूबाजी के मामले दर्ज हुए हैं। वहीं जनवरी से सितंबर तक मौधापारा, राखी और नवापारा थाना इलाके में चाकूबाजी का कोई केस दर्ज नहीं हुआ, जबकि एक वक्त था जब मौधापारा थाना क्षेत्र में अक्सर ही चाकूबाजी की घटनाएं होती थी। छत्तीसगढ़ में अब लंबे अरसे बाद स्कूलों को 100% उपस्थिति के साथ खोलने की तैयारी कर ली गई है। 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार फिलहाल कम है। इसको देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने अपना प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखने की भी तैयारी की है। प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है, इसलिए शिक्षा विभाग पूरे तरीके से स्कूल खोलने पर विचार कर रहा है। ऑनलाइन क्लासेस या अन्य पद्धति से हो रही पढ़ाई के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई उतनी बेहतर नहीं हो पा रही है। कई छात्रों के पास मोबाइल नहीं रहता या फिर उनके पास डेटा नहीं रहता। दूसरी भी कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखा गया है। इसके लिए शिक्षकों को भी तैयार रहने को कहा गया है। लेकिन चूंकि कोरोना अब कम है, तो ऐसी स्थिति में विचार कर सकते हैं कि पूरी क्षमता से स्कूल का संचालन हो, पर इसके लिए कैबिनेट में चर्चा होगी और कैबिनेट का जो फैसला होगा उसके अनुसार से स्कूल का संचालन होगा।
मध्य प्रदेश में सेकेंड डोज की पेंडेंसी को कम करने के लिए 7वीं बार वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया। बता दें कि प्रदेश में बुधवार को 16,48,340 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सबसे ज्यादा वैक्सीन सागर जिले में लगी। सागर में 87,092 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। शिवपुरी और सिंगरौली जैसे छोटे जिलों में भी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हुआ है। दोनों जिलों में 50,000 से ज्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया गया। वहीं इंदौर, जबलपुर, भोपाल में भी 40,000 से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तक कुल 7,66,49,821 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। मध्य प्रदेश में कोरोना काल के दौरान लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। दरअसल भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की है। सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, मंत्री विश्वास सारंग और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना नियंत्रण की समीक्षा के बाद कोविड से जुड़े प्रतिबंध हटाने के निर्देश दिए हैं। अब सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन 100% क्षमता के साथ हो सकेंगे। सभी चल समारोह निकल सकेंगे। विवाह में आम दिनों की तरह ही मेहमान शामिल हो सकेंगे और अंतिम संस्कार में भी पहले की ही तरह लोग शामिल हो पाएंगे। अब से नाइट कर्फ्यू भी नहीं लगेगा। साथ ही सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट और क्लब भी 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इतना ही नहीं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेस में छात्रों के शामिल होने की संख्या पर लगी रोक भी हटा ली गई है। अब स्टूडेंट्स आम दिनों की तरह ही क्लासेस कर सकेंगे। वहीं जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं वो मेले में दुकानदार दुकान भी लगा सकते हैं। साथ ही ये जरूरी किया गया है कि हॉस्टल में 18 साल से ऊपर के स्टूडेंट्स और स्टाफ को दोनों डोज लगे हुए हो। सिनेमा हॉल में भी स्टाफ को दोनों डोज और दर्शक को कम से कम एक डोज लगना अनिवार्य है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को दोनों डोज लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही सीएम ने अपील की है कि सभी मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की और काम में देरी और लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। दरअसल प्रगति ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाते हुए परियोजनाओं में गड़बड़ी पर निर्माण एजेंसियों पर कार्रवाई करने, कार्य में विलंब करने पर निर्माण एजेंसी पर पेनल्टी लगाने और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अधूरी परियोजनाओं का काम निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग समन्वय बनाकर तेज गति से पूरा करे। बता दें कि सीएम ने विदिशा जिले की कोठा बैराज परियोजना, दतिया जिले की मां रतनगढ़ बहुउद्देश्य परियोजना, कटनी जिले में बरगी परियोजना के अंतर्गत स्लीमनाबाद टनल, शहडोल जिले की बाढ़ सागर समूह जल प्रदाय योजना और इंदौर जिले की अमृत जल प्रदाय योजना की समीक्षा के दौरान कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कोरबा जिले में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाने के लिए आज महाअभियान चलाया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। जिले में एक साथ एक दिन में 1 लाख लोगों को कोविड टीका लगाने के लिए 562 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। मोबाइल यूनिटों के माध्यम से भी लोगों को कोरोना का टीका लगाने की तैयारी की जा रही है। नए साल के पहले दिन तक जिले में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का 100% कोविड टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। टीकाकरण के इस महाअभियान में स्वास्थ्य और जिला प्रशासन के 30,500 से ज्यादा कर्मचारी शामिल होंगे और 636 वैक्सीनेटर की ड्यूटी लगाई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ साल 2021 के धान के उपार्जन, खरीफ साल 2020 के धान की मिलिंग और रबी साल 2019-20 के उपार्जित गेहूं के निर्वर्तन की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि धान की मिलिंग का कार्य तय समय में पूरा किया जाए। अभी तक उपार्जित कुल 37 लाख मीट्रिक टन धान में 20 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग कर ली गई है। बचे हुए 17 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग समय सीमा पर पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने मार्च साल 2022 तक प्रदेश के सभी जिलों में 100% मिलिंग का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि किसानों को धान के समर्थन मूल्य का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। मोटे अनाजों की पीडीएस वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक तैयारी की जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान चमक विहीन गेहूं के सुरक्षित भंडारण और भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गेहूं का उठाव समय पर कराने के भी उन्होंने निर्देश दिए। फसल बीमा योजना को लेकर किसानों की संख्या लगातार कम हो रही है। दूसरी ओर प्रशासन ये दावा कर रही है कि किसानों को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इस पर यह रिपोर्ट देखिए।
प्रशासन एक तरफ किसानों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने का दावा करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों को बेमौसम बरसात या दूसरे कारणों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए चलाई जाने वाली फसल बीमा योजना को लेकर किसानों में लगातार उत्साह कम होता दिख रहा है। फसल बीमा कराने वाले किसान और उनके रकबे की जानकारी सरकारी स्तर पर हर साल एकत्रित की जाती है। आंकड़ों पर गौर करें तो बीमा कराने वाले किसानों की संख्या लगातार कम हो रही है। 2020 में 16,36,194 किसानों ने बीमा कराया। 2021 में 15,61,841 किसानों ने बीमा कराया। 2020 में कुल रकबा 24,35,654.3 हेक्टेयर था। 2021 में 19,67,661 हेक्टेयर रह गया। साल 2020 में 161.99 करोड़ रुपए प्रीमियम जमा हुआ था। 2021 में 160.38 करोड़ प्रीमियम जमा हुआ। साल जो है अपना खरीफ में 43,414 किसानों द्वारा जो है बीमा कराया गया और 54,940 हेक्टेयर का बीमा किया गया है। इसमें किसानों के द्वारा 518 लाख रुपए जो है प्रीमियम राशि जो है जमा की गई है। वहीं इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस के अपने अलग अलग तर्क हैं। का बड़ा घाटा वो भी आपदा हुआ थे तेमा और सरकार भी वो चिंता नहीं करत थे और फसल बीमा के भी राशि नहीं मिला थे, तो किसान है तो बिन मारे के मारे मर गए। तो ये जो नीति है भूपेश सरकार के वो बहुत गलत और किसान मन ला मारे की नीति है। फसल बीमा से किसान मन के मोह भंग हुए हैं, ये जो आंकड़ा आए हैं ये आंकड़ा पूरा देश के है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक से उल्टा है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद निश्चित तौर पे फसल बीमा कराने वाले किसान मन की संख्या बढ़े। हमारी सरकार की कोशिश भी है कि किसान मन ला जो किसान फसल बीमा कराते ये जोला ओकर फसल के नुकसान होते तो क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। फसल बीमा के लिए किसानों को रबी के लिए 1.5% और खरीफ के लिए 2% बीमित राशि का प्रीमियम का भुगतान करना होता है। बाकी की राशि बीमा कंपनी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंश के रूप में जमा होती है। सिर्फ 2% बीमा की राशि देने के नियम के बाद भी किसान इस योजना को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं दिख रहे हैं। इसका कारण ये भी है कि लगभग 50% से ज्यादा किसानों को तो आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। अब देखना होगा कि कैसे किसानों को फसल बीमा के लिए जागरूक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं को अब अतिरिक्त सुरक्षा निधि में बड़ी राहत देते हुए इसे आधी कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि में 50% कमी की गई है। इसके बाद अब घरेलू उपभोक्ता जारी की गई राशि से कम बिल जमा कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिया है उन्हें अगले महीने इसका लाभ देते हुए उनकी ओर से जमा की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि के 50% राशि को बिजली बिल में समायोजित कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के स्थायी निर्देशों के तहत सुरक्षा निधि लेने का नियम है। हर साल पिछले 12 महीने के उपयोग किए गए बिजली की औसत खपत की गणना कर अक्टूबर में अतिरिक्त सुरक्षा निधि के अंतर की राशि ली जाती है। 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ में आरएसएस बड़ा आयोजन करने जा रही है, जिसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी शामिल होंगे। मुंगेली जिले के मत्कुद्वीप में आरएसएस के घोष शिविर में संघ प्रमुख शिरकत करने वाले। इस दौरान प्राचीन गणेश मंदिर के दर्शन के साथ दीपदान और सामाजिक प्रमुखों से मुलाकात का कार्यक्रम भी तय किया गया है। आयोजन को लेकर तैयारी और घोष दलों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। मौके का जायजा लिया संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने। आरएसएस छत्तीसगढ़ में बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। 19 तारीख को मुंगेली जिले के मत्कुद्वीप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। घोष शिविर का ये कार्यक्रम है जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत शिरकत करने वाले हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कार्यक्रम स्थल में। आप देख सकते हैं मत्कुद्वीप में ये कार्यक्रम की जो तैयारी है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। मंच का जो यहाँ पर काम है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही जो घोष दल है उनका यहाँ पर प्रशिक्षण जो है अभी वो किया जा रहा है। हमारे साथ कार्यक्रम के प्रभारी भी हैं, उनसे सीधे बात करते हैं किस तरह का कार्यक्रम है डॉक्टर भागवत जी का और ये क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन हो रहा है। यह कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्तीसगढ़ प्रांत द्वारा घोष के वादकों का यहाँ पर दिनांक 19 को शाम 3 बजे से और प्रदर्शन होगा पूज्य सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी के सामने। उस समय
आसपास के गांव की जनता भी रहेगी। हमारे पूरे रायपुर और बिलासपुर के जो प्रशिक्षित घोषवादक हैं, आप सब अभी सामने देख ही रहे हैं, वो अपना प्रदर्शन का अभ्यास कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन के अभ्यास के पश्चात माननीय मोहन भागवत जी का हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उसके पश्चात हम अपने वो हमारी बैठक भी ले सकते हैं। उस बैठक के पश्चात हम अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। ये समाज प्रमुखों से भी मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है, दीपदान भी करने वाले हैं, और किस तरह का ये आयोजन होने वाला है? हाँ, उस कार्यक्रम के पश्चात, क्योंकि 19 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है, उस दिन यहाँ पर प्रतिवर्ष दीपदान का कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। उस दीपदान में भी वो सहभागी होंगे और यहाँ की जो ग्रामीण जनता है वो भी उस कार्यक्रम की साक्षी होंगी। बिल्कुल। तो इस तरह से ये तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। संघ प्रमुख का ये आयोजन यहाँ पर होने वाला है। 19 तारीख को एक बड़ा आयोजन अगर कहें तो मत्कुद्वीप में आरएसएस का होने जा रहा है, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24, मत्कुद्वीप, बिलासपुर। रायपुर में कल देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। विधानसभा थाना इलाके के नरदहा गांव में प्रॉपर्टी डीलर को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई है। गंभीर रूप से घायल युवक को डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक विश्रामपुरी कांकेर का रहने वाला अभिषेक राय अमलेश्वर स्थित अपने दोस्त के घर पर रहकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। अभिषेक एक राजनीतिक पार्टी के लिए भी काम कर चुका है। पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों घायल के दोस्त और आरोपी तूफान वर्मा समेत 3 लोगों पर मैग्नेटो मॉल के PVR में और हंगामा करने के आरोप में तेलीबांधा थाने में केस दर्ज हुआ था। उस दौरान घायल अभिषेक ने आरोपी तूफान और उसके दोस्त को कोर्ट से छुड़ाने के लिए वकील को पैसे दिए थे। उसी पैसे को वापस लेने के लिए अभिषेक आरोपी तूफान से तकाजा करता था, जिससे परेशान होकर तूफान ने अभिषेक राय को देर रात फोन करके नरदहा गांव बुलाया, फिर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अभिषेक को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर आरोपी तूफान वर्मा की तलाश शुरू कर दी है। अभियुक्त है तूफान वर्मा, वो इसके पास आया और अपने पास पूर्व में रखे बॉटल जिसमें कि पेट्रोल लगा था, इसके ऊपर छिड़क के आग लगा दिया, जिसके इसको थोड़ा सा जला है और डॉक्टरों के बताए अनुसार लगभग 30% की जला हुआ है। शिवपुरी में खाद की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालात ये है कि खाद के लिए आंदोलन कर रहे किसान अब खाद के लिए एक दूसरे को मारने पीटने पर उतारू हो गए। इसी क्रम में बुधवार को कैरेरा के माकवेद गोदाम से खाद वितरण के लिए कृषि उपज मंडी में 2-2 बोरी की पर्चियां बांटी जा रही थी। पर्चियों के लिए किसान रात 11:30 बजे से पहुंच गए थे। माकवेद के पास 100 मीट्रिक टन खाद यानी कि करीब 2000 बोरी दोपहर तक ही खत्म हो गई। इसी वजह से 500 से अधिक किसानों को मायूस लौटना पड़ा, जिसके चलते वहां मारपीट हो गई। एक महिला किसान ने तो पुरुष किसान की चप्पलों से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।